नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल बैंकिंग। तो जो यूनिवर्सल बैंकिंग है मीन्स ऑफरिंग ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, कैपिटल मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग शेयर ब्रोकरेज भी, कॉमोडिटी ब्रोकरेज, इन्वेस्टमेंट टाइप प्रोडक्ट्स लाइक सेल ऑफ गोल्ड भी, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, प्रोवाइडिंग एडवाइजरी एडवाइस भी देंगे हम आपको, मर्चेंट बैंकिंग एडवांटेज। यूनिवर्सल मीन्स बैंक के अलावा भी आपको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सब कुछ देंगे, ब्रोकरेज, शेयर मार्केट एडवाइस सब मिलेगा। तो जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स वो इंक्लूड करेंगे ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स कौन कौन से, जैसे एफडी वाला हो गया, टर्म डिपॉजिट्स या डिमांड डिपॉजिट्स, एंड आल्सो लोन्स लाइक शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म मीन्स प्रोजेक्ट फाइनेंस। देन इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी कर देंगे, लाइफ एंड नॉन लाइफ। ठीक है, हेल्थ भी देंगे आगे। इन अदर वर्ड यूनिवर्सल का मतलब है सुपर फाइनेंशियल हब बनेगा फॉर मार्केटिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो सोल्ड बाय द पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट बॉडीज अंडर वन रूफ, एक रूप के तहत सब कुछ आपको देंगे। द मेन एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग लाइज इन द एबिलिटी ऑफ बैंक टू क्रॉस सेल देयर प्रोडक्ट्स। क्रॉस सेल का मतलब होता है आप का जो मेन काम है वो है लोन देना और डिपॉजिट लेना, उसके अलावा जो आप दोगे इंश्योरेंस, लाइफ, नॉन लाइफ, हेल्थ, म्यूचुअल फंड, वो सारे क्रॉस सेल में आ जाएंगे। क्रॉस सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द वास्ट क्लाइंट ऑफ द कस्टमर एंड देयर बाय अर्निंग बोथ फीस, उनसे फीस भी लेंगे, एंड नॉन फीस बेस्ड इनकम। ठीक है, द कस्टमर इज इक्वली बेनिफिटेड एज इट सेव्ड, कस्टमर को भी बेनिफिट होगा एज उसका टाइम बचेगा। ठीक है, एंड ट्रैवल बचेगा, एंड हेल्प हिम और हर इन गेटिंग स्पीडी डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स एट, कस्टमर को फायदा ये है उसको एक ही रूप के तहत सब कुछ मिल जाएगा। फिर है प्रोग्रेस ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग इन इंडिया। प्रोग्रेस यूनिवर्सल बैंकिंग कैसे शुरू हुई इन द इंडियन सिनेरियो। जो फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड यूनिवर्सल बैंकिंग को स्टार्ट हुआ था 2000 में विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइंग चेंजेस इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के में चेंजेस लेके आए थे, अलाउइंग बैंक टू वेंचर इनटू द इंश्योरेंस बिजनेस। भी आप इंश्योरेंस भी कर सकते हैं आइदर विद रिस्क पार्टिसिपेशन और विदाउट रिस्क पार्टिसिपेशन एज कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो विदाउट रिस्क पार्टिसिपेशन मतलब आप एजेंट बन जाइए एलआईसी के, बैंक, तो बैंक ऑफ इंडिया जैसे एजेंट बन जाएगी एलआईसी के, तो फिर पॉलिसी बेचेगी, एज अ कमीशन आएगा पूरे बैंक को। ठीक है, जहाँ तो फिर आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोल लीजिए। ठीक है, फर्दर विद द ओपनिंग अप ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट मोस्ट ऑफ बैंक्स हैव स्टार्टेड देयर ओन इंश्योरेंस कंपनी, या तो उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोल ली और एंटर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया विद अदर इंश्योरेंस कंपनीज अंडर द नेम ऑफ, उसे हम क्या बोलते हैं, बैन इंश्योरेंस। भी आप बैन इंश्योरेंस मतलब होता है बैंकिंग के साथ साथ आप बैंक जो इंश्योरेंस का काम करेगी उसे बैंक बैन इंश्योरेंस बोल देते हैं। ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अक्रॉस देयर वाइड नेटवर्क ऑफ देयर चैनल, जैसे उनकी ब्रांचेस के थ्रू आप वो लोग इंश्योरेंस भी बेचेंगे विद मोर एंड मोर लिबरलाइजेशन। तो इससे जो इकोनॉमी है, विद मोर एंड मोर लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, क्या हुआ, जो म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, हैव, उन्होंने भी टाइप कर लिया, हैव आल्सो टाइड अप विद कमर्शियल बैंक्स टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। उन्होंने म्यूचुअल फंड वाले भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी अपना टाइप कर लिया, एंड टुडे बैंक्स आर सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स, वो म्यूचुअल फंड भी बेच रहे हैं अंडर सुटेबल टाई ऑफ अरेंजमेंट। जो अनदर स्टेप टुवर्ड यूनिवर्सल बैंकिंग क्या हुआ था, was merger of ICI with ICI Bank and merger of IDBI with IDBI Bank, and the resultant entity क्या IDBI Limited बनी। ठीक है, continuing as commercial schedule बैंक। ठीक है, thus the two mighty development finance institutions were merged into commercial banks and many commercial banks have started funding infrastructure projects। और बहुत कमर्शियल बैंक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कहता है, पोर्ट्स हो गए, सड़कें होगी। ठीक है, विद रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाइक सिडबी, नबार्ड, नबार्ड हो गए, वो भी जंप कर गए इनटू डायरेक्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, मैनी ऑफ बैंक्स हैव टाइड अप, बहुत बैंकों ने टाई अप करा विद नबार्ड एंड सिडबी। ठीक है, फॉर जॉइंट अप्रेजल एंड बिजनेस शेयरिंग अंडर द नेम को फाइनेंसिंग, भी हम दोनों लोग मिलकर के फाइनेंसिंग करेंगे विद मोर एंड मोर फ्रीडम being given to banks and RBI gradually turning into pure, तो आरबीआई ग्रेजुअली प्योर सुपरवाइजर बन के रह गया बैंकों का। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बैंक हैज ग्रेटली डिसअपीयर्ड।
जो डिस्टिंक्शन था डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे सिडबी, नबार्ड एंड कमर्शियल बैंक्स के बीच, वो खत्म होता गया। कैसे? क्योंकि जो सिडबी, नबार्ड थे वो भी डायरेक्ट फाइनेंसिंग करने लग गए, कमर्शियल बैंक तो डायरेक्ट फाइनेंसिंग कर ही रहे थे, अब दोनों इकट्ठे भी आ गए को फाइनेंसिंग में। तो हैज़ ग्रेटली डिसपियर्ड इन 2002। जो आरबीआई था उसने परमिट कर दिया द पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल, जो इन्वेस्टर, छोटे छोटे इन्वेस्टर जिसने 2-4 लाख, इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। भी आप जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं हूँ, मेरे पास 5 लाख डिपॉजिट पड़ा तो मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ। एंड सम ऑफ द बैंक्स आर ऑफरिंग कस्टमर द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। कुछ जो बैंक्स थे उन्होंने ये भी बोला भी कस्टमर को अपॉर्चुनिटी दे दी तो आप डेट मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो सीधा। ठीक है। तो बैंक्स इन इंडिया हैव बिकम डायरेक्टली और थ्रू देयर सब्सिडरीज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहाँ तो वो एनएसडीएस के बन गए, जहाँ सीडीएसएल के बन गए, नेशनल और सीडीएसएल और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड दिस एंड आर ऑफरिंग डीमैट सर्विसेज। क्योंकि अब अगर सिक्योरिटी मार्केट में एंटर करना तो उनका डीमैट अकाउंट तो होना चाहिए कस्टमर का, तो वो डीमैट अकाउंट जहाँ तो एनएसडीएल खोलेगा, जहाँ सीडीएसएल खोलेगा। बैंक्स आल्सो ऑफर देयर कस्टमर इंटरनेट बेस्ड, उनको ई ब्रोकिंग सर्विसेज भी दे दी अपनी सब्सिडीज खोल के बैंकों ने। जैसे आप देख देख सकते हैं, काफ़ी बैंक्स की अपनी सब्सिडी डीमैट सर्विसेज वाली सब्सिडी खुली हुई है। ठीक है। जहाँ टाई अप कर लिया विद सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है ब्रोकर्स, तो टू ट्रेड इन द कैपिटल मार्केट। ठीक है। सम ऑफ द बैंक्स आर आल्सो ऑफरिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स टू देयर कस्टमर। दस बैंक्स इन इंडिया हैव प्रोग्रेसिवली मार्चिंग टुवर्ड यूनिवर्सल बैंकिंग। इसका मतलब जो बैंक्स हैं वो यूनिवर्सल बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। हमें इस बैंक के अलावा आपने सब कुछ बेचना है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड में, लाइफ इंश्योरेंस में, नॉन लाइफ इंश्योरेंस में। तो बेसिकली बैन इंश्योरेंस जो लाइफ प्लस बैंक है, इंश्योरेंस प्लस बैंक तो बैन इंश्योरेंस बन जाता है। तो उसमें ये समझाया गया है। ठीक है, यूनिवर्सल बैंक में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है ईडीआर एंड जीडीआर। ठीक है। जो डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं वो एक तरीके से नेगोशिएबल है, मीन्स आप एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। A depository receipt is type of a negotiable transferable financial instrument that is traded on local stock exchange, जो लोकल स्टॉक एक्सचेंज को आप ट्रेड कर सकते हो ऑफ अ कंट्री, बट रिप्रेजेंट करती है सिक्योरिटी यूजली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। शेयर की फॉर्म में ये होती है, इक्विटी मीन शेयर, दैट इज इशूड बाय अ फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। शेयर किस कंपनी की है? जो बाहर की कंपनी है, फॉरेन पब्लिक लिस्ट कंपनी। The International Depository Receipts IDR allows investor to hold shares in equity of company of other countries। ठीक है। आईडीआर के थ्रू आप जो इन्वेस्टर है वो शेयर करता है, होल्ड उस कंपनी के जो अदर कंट्री की है। थस ओपनिंग कंपनीज, इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। मैं फॉरेन कंपनी में शेयर ले सकता हूँ थ्रू आईडीआर, तो मेरे पास ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। इसके बाद है सिंगल डिपॉजिटरी रिसीट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। इवन फ्रैक्शनल, जो सिंगल डिपॉजिटरी रिसीट है उसमें 0.1 शेयर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। द आईडीआर जो हमने ऊपर पढ़ा भी, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट आर सेपरेटली, वो आगे लिस्टेड भी हैं ऑन इंटरनेशनल स्टॉक चेन लाइक न्यूयॉर्क, लंदन, लग्जमबर्ग एक्सेट्रा। तो जो इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट यूज हुआ था यूएसए में, वेयर इट हैज बीन इन द बॉक्स सिंस 1920। Typically, the depository receipts issued by US bank denominated in US dollar and listed on US stock exchange like New York और NASDAQ is called American Depository Receipt। बस ये है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है। ये आपने पढ़ना है, ये डेफिनेशन ADR की। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्या है? जो डिपॉजिटरी रिसीट इशूड किसी यूएस बैंक ने करी है और वो डिनोमिनेटेड भी डॉलर्स में है और वो लिस्टेड भी यूएस स्टॉक एक्सचेंज में है जो कि NYS और NASDAQ में, उसे हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं। ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग डिपॉजिटरी रिसीट वो लेटर स्प्रेड हुआ टू यूके एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। सच डिपॉजिटरी रिसीट्स हैव आल्सो बीन कॉल्ड जीडीआर, जो अदर कंट्रीज तक पहुंच गया और फिर उस डिपॉजिट रिसीट को हम ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स बाद में कहने लगे और डिस्टिंग्विशिंग दैम फ्रॉम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। In most recent years, several other countries have also introduced DRs like China, India, Hong Kong. The
GDRs are commonly listed on European stock exchange such as London Stock Exchange. GDRs may be denominated, वो डॉलर्स में हो सकते हैं, यूरोस में हो सकते हैं, और एनी अदर यूरोपियन करेंसी. GDRs issued in other countries are typically denominated in currency of, अगर वो किसी और कंट्री में है तो वो उस कंट्री की करेंसी में डिनोमिनेटेड होंगी. ठीक है. उसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारा जो पढ़ने लायक है वो है पार्टिसिपेटरी नोट्स. ये हमने देखना है. Foreign on non-resident people living outside India other than non-resident India and people of India origin. ठीक है. जहाँ फॉरेनर्स हो गए, जहाँ नॉन रेजिडेंट्स हो गए, ठीक है, आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इंडियन स्टॉक मार्केट. obvious सी बात है, वो डायरेक्टली तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते. तो देयर इन्वॉल्वमेंट इन इंडियन कैपिटल मार्केट हैज़ टू बी कैरिड आउट थ्रू फॉरेन इंस्टीट्यूशन. वो फॉरेन माध्यम के थ्रू ही आएंगे. विच इन टर्न इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इटसेल्फ विद, और उनको सेबी के साथ रजिस्टर करना ही पड़ेगा एज फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जिन्हें FII बोलते हैं. तो ये पैराग्राफ प्रॉपरली मेरी जो रिकॉर्ड करा है इसे सुनिए फिर से. पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं वो आर लाइक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स. पार्टिसिपेटरी नोट्स कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होते हैं. कौन इशू करता है? दे आर इशूड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू एंटिटीज दैट वांट टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक. ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं. ये इशूड कौन करता है? जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो टू एंटिटीज जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट डू नॉट वांट टू रजिस्टर देमसेल्फ विद सेबी. जो सेबी के साथ रजिस्टर नहीं होना चाहते बट इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ठीक है. FII is registered with SEBI and their sub accounts can issue deal or hold participatory notes. जो FII रजिस्टर्ड है सेबी के साथ एंड द सब अकाउंट्स का, वो इशू कर सकते हैं, डील भी कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स. सच अंडरलाइन सिक्योरिटी अगेंस्ट दिस नोट्स वुड बी लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड. जो अंडरलाइन सिक्योरिटी है इन नोट्स के तहत वो जहाँ तो लिस्टेड होगी, जहाँ प्रपोज टू बी लिस्टेड होगी ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. इजी है थोड़ा सा, एक दो बार प्रॉपरली से सुनिए जो मैंने बोला है, कुछ नहीं है. FII इशू करते हैं दिस नोट्स टू investors abroad with details of scripts that can be bought and expected returns over specific period of time. जो बाहर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये जो नोट्स हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं इन्वेस्टर्स को देते हैं अब्रॉड में जो बैठे हैं, विद द डिटेल्स ऑफ स्क्रिप्ट्स भी जो आपने बोर्ड करा है और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा ओवर द टाइम. इफ द क्लाइंट एग्रीज दे डिपॉजिट द फंड्स विद द ओवरसीज ब्रांच ऑफ द. अगर क्लाइंट मान गया तो वो डिपॉजिट अपना दे देंगे FII को. ठीक है. देन द इंडियन आर्म जो होगी FII की, वो प्रोसीड करेगी विद द ट्रांजेक्शन. फिर वो बाय करेगी उस स्क्रिप्ट को इन द इंडियन मार्केट एंड सेटल इट ऑन देयर इन इट्स ऑन अकाउंट. अपने अकाउंट में उसे फिर सेटल कर लेगी. द डिटेल्स ऑफ अल्टीमेट इन्वेस्टर आर नॉट इनवेल्ड. जो जिसने पैसे लगाए हैं उसकी डिटेल कभी भी रिवील नहीं होगी एट ऑल इन इंडियन मार्केट और टू सेबी in respect of participating note. The nature of beneficial ownership or identity of investor will not be known, unlike in case of FII registered with financial regulators. कुछ नहीं है, डिटेल भी लीक नहीं होगी. क्या है ये? कुछ नहीं है. अगर कोई बंदा बाहर बैठा है, उसने इंडियन मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं और वो चाहता है मैं CB के साथ रजिस्टर ना हूँ, तो वो कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ढूंढेगा. ठीक है. और वो उसके पास जाएगा, उससे एक स्क्रिप्ट लेगा भी मुझे इतने पैसे लगाने हैं, अगर इतना ROI आप दे सकते हो, भी इतना रिटर्न मुझे ओवर टाइम दे सकते हो, तो फिर वो अपना डिपॉजिट FII को दे देगा. वो अपनी जो इंडियन की उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांच होगी उसमें उसमें वो पैसे भेज देगा. वो शेयर ले लेंगे इंडियन मार्केट में. जो इंडियन मार्केट में शेयर लेंगे उनको नहीं पता होगा ये पैसे किसके हैं, और इससे क्लाइंट की जो इमेज है वो बची रहेगी गाइस. ठीक है. उसके बाद अगर आप स्टार्ट करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस को. ठीक है. लोन वैल्यू. द लोन वैल्यू अंडर रिटेल लैंडिंग नॉर्मली रेंजेस बिटवीन. कहाँ से कहाँ तक रेंज करते हैं? 20 to 1 crore, 1 crore to 10 crore, more than 10 crore, none of the above. तो ये जो छोटे लोन्स हैं 20,000 to 1 crore तक ही अरेंज करेंगे. रिटेल लोन गिवन बाय कमर्शियल बैंक्स आर जनरली फॉर ड्यूरेशन ऑफ. रिटेल लोन्स जब भी जाते हैं तो
जहाँ तो वो 5 से 7 साल में जाएंगे, अगर हाउसिंग लोन की ग्रांट तो वो 15 से 20 साल में जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का ए ठीक है, फर्स्ट का भी ए ही बना था अपना। ठीक है, द एक्सपीरियंस ऑफ बैंक्स इन इंडिया इन रिसेंट ईयर अंडर रिटेल लैंडिंग हैज शोन दैट द फॉलोइंग लोन्स हैड लीस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। वो पता ही है, सबसे पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको, तो इसका होम लोन पोर्टफोलियो में सबसे कम एनपीए दिखने को मिला हमें। होलसेल बैंकिंग रेफर्स टू डूइंग बैंकिंग बिजनेस विद, ठीक है, होलसेल बैंकिंग का मतलब है आपने बिजनेस करना है इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस यूनिट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है डिपॉजिटरी रसीद इज अ टाइप ऑफ, डिपॉजिटरी रसीद डी आर किस टाइप की होती है, नेगोशिएबल, ट्रांसफरेबल मीन्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इज ट्रेडेड ऑन लोकल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कंट्री बट रिप्रेजेंट अ सिक्योरिटी यूजली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी दैट इज इशूड बाय फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। तो फिफ्थ का ए ई ठीक है, ए सही है। सिक्स्थ का ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, ओवरसीज ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या है, अ बैंक ऑथराइज्ड बाय इशूइंग कंपनी टू इशू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट अगेंस्ट इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और ऑर्डिनरी शेयर ऑफ इशूइंग कंपनी, इसका भी ए ही सही है। पार्टिसिपेटरी नोट्स आर लाइक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इशूड बाय, पार्टिसिपेट नोट अभी आपको बताया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर टू एंटिटीज दैट वांट टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बट डू नॉट वांट टू रजिस्टर देमसेल्फ विद सेबी, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन रिकमेंडेशन फॉर लैरी कमेटी इन 2004 सेबी passes a regulation that derivative instrument like a participatory note against underlying Indian securities can be issued, ठीक है, only to regulated entities and further transfer if any can also be to other regulated entities only। तो इसका आंसर बनता है एट्थ का ए। इसे अब थोड़ा सा देखते हैं लैरी कमेटी को, ये रहा, ऑन रिकमेंडेशन बाय द लैरी कमेटी इन 2004 जो सेबी ने पास करा रेगुलेशन दैट जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जैसे प्रोमिसरी नोट्स हो गए अगेंस्ट अंडरलाइंग इंडियन सिक्योरिटीज कैन बी इशूड ओनली टू रेगुलेटेड एंटिटीज एंड फर्दर, जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जिनको हम रेगुलेट कर सकते हैं उनको ही, इफ एनी कैन आल्सो बी टू द अदर regulated entities only, FIIs issue such derivative instruments are therefore required to exercise, अगर किसी और को करने हैं तो उन्हें ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मीन ध्यान रखना पड़ेगा, एंड मेंटेन कंप्लीट डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टर्स स्ट्रिक्टली ऑन नो योर क्लाइंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो गाइस इतना सफिशिएंट आपके लिए, अगर आप यूनिट 3 को प्रॉपरली इतना पढ़ लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो गाइस अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मैसेज कर देना नीचे कमेंट में, मैं साथ ही साथ रिप्लाई कर दूंगा।